नमस्कार। इससे अपनी बातों को मैं स्टार्ट करने के पहले आपको ये मैं बता देता हूँ। इससे पहले भी इस विषय पे हमने कुछ हद तक चर्चा की थी और इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसको देखने के लिए इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आज बात करते हैं फिर से बिहार की राजनीति के बारे में। आपको याद होगा कि यहाँ की सरकार ने जातिगत गणना करवाई थी। उसका मेन मकसद ये था कि कहीं न कहीं उसका राजनीतिक लाभ वो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वो काम करे। इसके आधार पे उन्होंने उसकी सूची भी जारी की, कौन किसकी बहुमत कितनी है उस पे भी वो बात हुई। और आपने ये भी देखा कि अभी तक उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखा नहीं। उनकी अपनी सोच ये थी कि इस गणना कराने के बाद उनका ये एक तरह से माने तो एक ब्रह्मास्त्र चल दिया था कि इसके सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी, वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगी। लेकिन पिछले दिनों घटते हुए घटनाक्रम को अगर आप देखें तो इसका कोई भी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखा। ना किसी को उसके आधार पे कोई सरकार उसको कोई बेनिफिट देती हुई दिखी, ना किसी की कम है वोट ऑफ परसेंटेज तो उसके आधार पे भी उसको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखा। उसके उलट ये हो गया कि लोगों में अविश्वास की स्थिति आ गई। कुछ उनके ही पार्टी के लोग और भी पार्टियों के लोग जो अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उन्हें भी इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं हुआ। तो इसका कितना महत्व दिया जा रहा है इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा, आरक्षण को लेकर के, जाति कार्ड को लेकर के हर पार्टियां अपने साथ इनको जोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाते रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आज कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, क्या आज लोग सिर्फ अपनी जाति को देख करके अपने नेता को सपोर्ट करते हैं? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे खराब को ना देखते हुए सिर्फ इस बात को तवज्जो देते हैं, क्या भाई वो मेरी जाति का है, मुझे उसी को सपोर्ट करना है। लेकिन आज समाज में बहुत सारे लोग, खास करके अगर बिहार की बात की जाए, आपको पता है कि आज भी बिहार कितना अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ से कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों में जा कर के
अपना रोज़गार तलाशते हैं और रोज़गार करते हैं। आप अगर वैसे लोगों से जो अन्य राज्यों में जाकर के जो काम करते हैं, आप कभी उनसे एक बार मिल करके देखिए या कभी आपको रहने का अनुभव हो तो आप महसूस करेंगे वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति को। अगर वो एक कंपनी में काम करते हैं तो आप देखेंगे अगर कंपनी ने उनको रहने के लिए जगह दिया है या वो लोग एक जगह पे एक कमरे लेकर के, दो कमरे लेकर के उसमें जो लोग रहते हैं 10-10, 15-15 लोग जो रहते हैं, वहाँ पे कोई भी जातीयता काम नहीं आती। उन्हें सिर्फ ये पता है कि ये भी उसी प्रदेश से आया है जिस प्रदेश से हम आए हैं और वहाँ पे कोई भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी जाति का कोई भी हो, जाति तो खाना नहीं देता, नेता भी खाना नहीं देता। अपना परिवार चलाने के लिए आदमी को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तो जात पात के चक्कर में नहीं पड़ते हैं लोग। दूसरी बात, अगर इसको इस हिसाब से समझने का प्रयास करें, किसी भी जाति में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समाज में रहते हैं, उनकी सोच अगर आप देखेंगे तो टोटली डिफरेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सभ्य समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके आचरण से, उसके व्यवहार से किस प्रकार से समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सकता है। हर किसी को ये बात पता है। मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना ये है, जातियाँ मायने तो रखती है, लेकिन अगर किसी भी जाति के लोग पढ़ लिख कर किसी कंपनी में या सरकारी पदों पर एक अच्छे पोस्ट पे रहते हैं तो उनके लिए ये मायने नहीं रखता। अगर आप उनसे ये सवाल करेंगे कि आप फलां जाति के हैं, आपके नेता तो ये हैं, क्या आप इन्हीं को वोट करेंगे? वो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं उनको वोट करूँगा। उनका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचता है कि एक ऐसी सरकार को चुने जो अच्छे से काम करे, समाज में अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो, हमारे राज्य को विकसित कैसे बढ़ा सकता है, उस पे उनका फोकस होता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आने वाले समय में लोग जाति और धर्म को छोड़कर उसके ऊपर उठकर जब वोट देने की बारी होती है तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं देखते कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो किस जाति का है। ये देखते हैं कि अगर हम इनको चुनते हैं तो ये हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा एक घटना घटी थी आज से 9-10 महीने पहले। तमिलनाडु में मज़दूरों पर वहाँ के लोकल लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये मीडिया की सुर्खियाँ बनी थी।
बहुत सारे अखबारों ने, पत्रकारों ने बहुत सारी बातें की थी और उसमें एक नाम आया था मनीष कश्यप का, जो कि सब कोई जानते हैं कि वो एक बिहार के यूट्यूबर हैं और हर तरह की बातें करते हैं। लास्ट में और वो खास करके तेजस्वी यादव जी के खिलाफ भी अपनी आवाज़ों को काफ़ी बुलंद रखते थे और उसका परिणाम क्या निकला सब लोगों ने देखा। किस प्रकार से तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस उनको अरेस्ट की और अभी 2 दिन पहले खबरों में आपने देखा होगा कि वो बेऊर से रिहा हो गए। और अभी जहाँ भी देखे सोशल मीडिया में उनकी ही चर्चाएं हो रही है और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से वो अपनी बातों को रखते रहे हैं, आने वाले समय में फिर से उसी अंदाज में लोगों के सामने आएंगे। तो क्या ये समझ के चले कि तेजस्वी यादव जी के लिए वो भी एक गले की हड्डी बनने वाले हैं? और जिस प्रकार से हमने एक चीज़ नोटिस किया, जिस प्रकार से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, आप ये मान के चलें कि निश्चित तौर पे वो राजनीति में आना तय है। अब वो कहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी में शामिल होते हैं या और अन्य किसी दल में शामिल होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी यहाँ पे महागठबंधन की सरकार की जो स्थिति बनी हुई है और तेजस्वी यादव जी अपने आप को जिस प्रकार से असहाय महसूस करते हैं, हम सब देखते हैं कि जब हमारे मुख्यमंत्री कोई वक्तव्य देते हैं, वो अच्छा हो खराब हो, आप देखेंगे कि तेजस्वी जी उनको डिफेंड करते हुए दिखेंगे। तो कहीं न कहीं ये उनकी मजबूरी को स्पष्ट तौर पे दर्शाता है, क्योंकि आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव बिहार में हुआ था, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल की कमान को संभाला था और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में प्रचार किया, पूरी संभावनाएं थी कि उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन अंतोगत्वा कुछ सीटों से वो सरकार बनाने से चूक गए। लेकिन उस समय जिस प्रकार तेजस्वी यादव अपनी बातों को प्रखरता से रखते थे, क्या वो तेजस्वी यादव आज के डेट में अपनी बातों को रख पाते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। और इस महागठबंधन की सरकार की क्या मजबूरी है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर
आगे बढ़ने के लिए चुपचाप बढ़ने के लिए मजबूर हैं। और ये साझेदारी कब तक चलेगी, देखना दिलचस्प होगा। आप देखिएगा, बहुत जल्द इसका बहुत कुछ देखने को आपको बिहार की राजनीति में मिलेगा। और जैसा कि सबको पता है, हमारे यहाँ चूड़ा दही का पर्व मनाया जाता है। राजनीतिक गलियारे में ये सिर्फ एक चूड़ा दही तक ही नहीं रहता है, ये आगे की राजनीति रणनीति को तय करने की एक पृष्ठभूमि है, जो आपको हर एक नेताओं के घर पे, हर पार्टियों के दफ्तर में करते हुए दिखेंगे। तो इंतज़ार कीजिए कि इस चूड़ा दही में क्या नया निकल कर के सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। और वाकई में क्या एक परेशानी तेजस्वी यादव के लिए जो नीतीश कुमार बने हुए थे वो कम था, और मनीष कश्यप के आने के बाद क्या उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।